नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा माना जाता था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वो डेफिनेटली किसी रिसोर्सेज के खत्म होने की वजह से होगा। धरती पे से जब पानी खत्म होने लगेगा तो लोग आपस में लड़ने लगेंगे, या फिर किसी भी दूसरे संसाधन की वजह से, फ्यूल का धरती से खत्म होना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तरह ऐसा माना जा रहा है या ऐसा देखा जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी अब कई कंट्रीज के बीच होने वाला है। पिछले कई महीनों से रशिया और यूक्रेन के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था, जो अब एक फायर मूवमेंट में बदल चुका है। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज इस लड़ाई में शामिल हो चुकी है। मेजर पार्टिसिपेंट थे रशिया और यूक्रेन, जिनके बीच ये लड़ाई थी। लेकिन अब हो चुकी है ये लड़ाई रशिया वर्सेस अमेरिका। अमेरिका लेटेस्ट अपडेट ये बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के अगेंस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज में फाइनेंसिंग को लेकर, ट्रेड को लेकर या फिर ट्रैवल को लेकर। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज और जापान इस सैंक्शंस को अगेंस्ट रशिया सपोर्ट भी कर रहा है। आखिरकार ये लड़ाई है किस चीज की, मैटर है क्या, इसको हम समझने के लिए यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री को समझते हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में। लगभग पिछले 500 सालों से यूक्रेन कई एम्पायर्स का पार्ट रहा। पहले लिथुनियन एम्पायर, फिर पॉलिश एम्पायर, और फिर लगभग 100 साल तक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रशिया का पार्ट रहा है यूक्रेन। फाइनली 1991 में ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। यूएसएसआर के साथ मिले रहने के बावजूद भी यूक्रेन काफी टाइम तक चाहती रहती थी कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बने, जो कि फाइनली 1991 में हुआ। 1991 में जब यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई तो उससे 15 देश बने। उनमें से सबसे बड़ा देश था रशिया, और उसके अलावा 14 और देश बने। उन्हीं 14 देश में से यूक्रेन एक कंट्री है। रशिया को यूक्रेन से कई मायनों में डिप्लोमेटिकली फायदे थे। व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि यूक्रेन रशिया के लिए सिर जैसा है और रशिया को उसको खोना बहुत ज्यादा नुकसानमंद हो सकता है। इसलिए हमेशा से रशिया यूक्रेन को अपने साथ मिलाए रखना चाहता था, कई बार उस पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। यूक्रेन वही कंट्री है जब वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया ने वहां से अपने आर्मी को कवर अप करना शुरू करा था। यूक्रेन, जो रशिया जैसी बड़ी कंट्री के आगे कहीं भी नहीं टिकता, वो हमेशा से वेस्टर्न कंट्री के साथ अलायंस बनाना चाहता था, ताकि वो रशिया से बचे रहे और हमेशा एक इंडिपेंडेंट नेशन भी रहे। 1991 में जब सोवियत यूनियन से कोलैप्स होकर कई सारे देश बने, तो उन्होंने नाटो और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर अलायंस बनाया। इन कंट्री से रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब यूक्रेन जब भी यूरोपियन यूनियन और नाटो के साथ हाथ बढ़ाना चाहता था, उनके साथ अलायंस बनाना चाहता था, तब रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर मोड में एक्टिव हुआ। ये वॉर अब तक थी सैंक्शन वॉर, ट्रेड वॉर, साइबर वॉर, लेकिन अब ये बन चुका है मिलिट्री वॉर। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो और यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर अलायंस बनाए। रशिया ऑलरेडी नाटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के चारों तरफ से घिरा हुआ है। 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुई थी तो उसका की प्लेयर था अमेरिका। सोवियत यूनियन को कमजोर बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर अमेरिका ने स्ट्रेटेजी करी और सोवियत यूनियन को कोलैप्स कर दिया 1991 में। जो कंट्रीज कोलैप्स हुई उनको उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और नाटो के साथ मिलकर अलायंस बनाया और रशिया के अगेंस्ट खड़ी हो गई। रशिया और अमेरिका दो बड़ी कंट्री है जिनका आपस में हमेशा से टकरार रहा है। वो हमेशा से वर्ल्ड में एक मेजर प्लेयर के रूप में फॉर्म करना चाहती है अपने आप को। अमेरिका कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी लड़ाई हुई तो वो आगे सबसे पहले बढ़ जाती है। वर्ल्ड में कुछ भी उसका काम ना हो फिर वो बीच में टांग अड़ाती है। वैसा ही कुछ इस मैटर में भी है। जब 1991 में कोलैप्स हुई तो सारी कंट्रीज को, रशिया के अगेंस्ट जितनी भी कंट्रीज थी, उनको अपने साथ ले आई। और अब अगर यूक्रेन को भी वैसा अपने साथ मिला लेती है तो वो रशिया के लिए एक बड़ी हार होगी। रशिया जो ऑलरेडी नाटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से घिरा हुआ है, अब वो नहीं चाहता कि फ्यूचर में वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को अपने साथ मिलाने के बाद उसके ऊपर दबाव डाल सके। इसलिए वो हमेशा से चाहता रहा है कि नाटो कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो कभी भी अलायंस ना बना पाए यूक्रेन। जबकि यूक्रेन जानता है कि एक बार वो अगर नाटो कंट्रीज के साथ मिल गया, नाटो का मेंबर बन गया, तो हमेशा फ्यूचर में प्रोटेक्टेड रहेगा। नाटो में आपको बता दूं, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के मिलिट्री का अलायंस है। और जब भी इन नाटो कंट्रीज के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो उसका मतलब होता है कि डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला। और इन सभी कंट्रीज की, नाटो कंट्रीज के जो भी मेंबर है, इनकी जो मिलिट्री है वो उस कंट्री के अगेंस्ट खड़ी होती है जब भी कुछ ऐसा अटैक होता है। रशिया के पास वर्ल्ड की 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है। वो यूक्रेन से जुड़े 450 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अभी अपने 1.5 लाख आर्मी फोर्स को तैनात कर चुका है और ईस्टर्न यूक्रेन के थ्रू अंदर घुसकर अटैक करना शुरू कर चुका है। यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री को रशिया चाहे तो नक्शे से तुरंत मिटा सकता है और ऑलरेडी ये ऐसा कर चुका है 2014 में।
2014 में जब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ मिलने जा रहा था, तब उसने क्रीमिया, जो पहले यूक्रेन का ही पार्ट था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया अपनी आर्मी को भेजकर, और पूरी दुनिया देखते रह गई थी उस टाइम। यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो वास्तव में रशिया के साथ लड़ाई चाहते हैं, ये भी समझना जरूरी है। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई थी, तब से यूक्रेन के कुछ लोग रशिया के साथ हमेशा मिले रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब हमारे पूर्वज वहां से हैं तो हमको क्यों अलग होना पड़ रहा है। सोवियत यूनियन इतने टाइम से रहा है तो उनको एकदम से अलग क्यों होना पड़ रहा है। वो हमेशा से रशिया के साथ मिले रहना चाहते थे, जिनको बोला जाता था प्रो रशियन या फिर रशियन सेपरेटिस्ट। अब जो दूसरी साइड है वो है वेस्टर्न यूक्रेन, जो कि प्रो यूरोपियन कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। वो चाहती है कि वो रशिया से हमेशा अलग रहे, जिनको अपनी इंडिपेंडेंस पसंद है। ऐसे ही वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का भी है। एक साइड कहलाती है वहां की प्रो यूरोपियन पार्टी और एक साइड कहलाती है प्रो रशियन पार्टी। अब दुनिया के सभी देश दो ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक वो जो रशिया को इस मैटर में सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक चाइना और यूक्रेन के ही डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रोविंसेस, और दूसरी तरफ वो कंट्रीज हैं जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ खड़ी हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि रशिया डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रोविंसेस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर चुका है, जिसके बाद ये मैटर और भी ज्यादा भड़क चुका है। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। अब ऐसे में इंडिया किस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है? किसी को नहीं कर रहा। वो खुल के किसी भी कंट्री को सपोर्ट शो नहीं कर रहा। इंडिया का कहना है कि हमें इस मैटर को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए। वो ना अमेरिका के अगेंस्ट है, ना वो रशिया के अगेंस्ट है, और ना ही हो सकता है। इंडिया फिलहाल अपने 60% मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है, और जब भी इंडिया और चाइना के बीच कोल्ड वॉर होता है, चाहे वो गलवान घाटी में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ, कभी भी रशिया ऐसे मैटर में इंडिया के अगेंस्ट नहीं होता या फिर ना चाइना के अगेंस्ट होता है, वो न्यूट्रल रहता है। तो ऐसे में इंडिया डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। अब वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो इंडिया के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं अमेरिका के साथ। कुछ टाइम पहले मोदी जी क्वाड समिट में भी गए थे अमेरिका में, तो ऐसे में वो अमेरिका के अगेंस्ट भी खड़े नहीं हो सकते। अभी फिलहाल यूक्रेन में 20,000 इंडियंस फंसे हुए हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट उनको वहां से निकाल रही है इंडियंस को, और इन 20,000 लोगों में लगभग 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अब अगर पूरी स्टोरी को कंक्लूड करें तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो कंट्री का मेंबर बने और आगे फ्यूचर में कभी भी कोई भी वेस्टर्न कंट्री उसके ऊपर कुछ दबाव डाल सके। और इसलिए जब भी उसकी किसी भी कंट्री से पहले बात हुई, यूएस, यूके या फिर यूएन में, तो उसने बस गारंटी मांगी कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उसको ऐसी कोई गारंटी नहीं मिली है। उन लोग कंट्री का कहना है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो नाटो में मिल सकती है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्स कंट्री है, और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री जो इस मैटर में, इस लड़ाई में यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, रशिया के अगेंस्ट खड़ी है, वो नेचुरल गैस रशिया से ही इंपोर्ट करती है। तो कब तक वो रशिया के अगेंस्ट खड़ी रहती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।